Assalamu alaikum students and a very good afternoon to one and all. I hope you all are fine. So let's start with a new chapter of science जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में. डिस्कशन काफ़ी सिंपल है. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये साइंस जो है वो काफ़ी ईजी है, बात काफ़ी सिंपल है. अब कैसे है वो हम लोग समझते हैं. और जहाँ तक इस चैप्टर की बात की जाए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी सिंपल भी. बस आप लोगों को ध्यान से तवज्जो से इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है. कोई भी डाउट्स हो आप लोगों को प्लीज़ पूछिए, घबराइए नहीं और समझने की कोशिश कीजिए. तो 1800 सेंचुरी के करीब जब साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा था, धीरे धीरे कुछ हद तक तरक्की हो रही थी पर इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं जितनी अब हो रही है. तो उस वक्त जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे वो अप्रॉक्सीमेट 30 एलिमेंट्स थे. अगर 30 एलिमेंट्स थे बट उस हर एक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, खुद की पर्सनल कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और हर एक एलिमेंट की एक दूसरे एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट थी. कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर भी थी बट ये उसी को पता चलता जो इसको अरेंज करता है या कोई इसको सेट करके रखता. हाँ कि अगर ये 10 प्रॉपर्टीज़, ये 10 एलिमेंट है, इनमें से ये दो की सेम है, ये दो की सेम है, ये दो की सेम है. बट उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं था. उस वक्त तक सिर्फ 30 एलिमेंट्स डिस्कवर थे और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा था, हर एक एलिमेंट्स की या फिर कोई नया एलिमेंट्स डिस्कवर होता या उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं सामने आती. तो जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टी सामने आती रहती तो ये काफ़ी मुश्किल होता रहता कि इतने एलिमेंट्स, वो भी काफ़ी थे, उतने एलिमेंट्स उनके साथ हर एक की अपनी अपनी अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ और उन सबको एक साथ एक वक्त में याद रखना ये काफ़ी मुश्किल बात थी. हो सकता था इंसान है, गलती हो सकती है, कन्फ्यूजन होता है. तो साइंटिस्ट जो उस वक्त जो मौजूद थे उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें, ऐसा कुछ टेबल वगैरह जो भी है कुछ ऐसा बनाए जिससे हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखने में आसानी हो. तो 1817 में डॉबरेनर प्राइस जो साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने फर्स्ट ट्राई किया. उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है. सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. इंक्रीजिंग ऑर्डर 6.9 एटॉमिक मास, 23.0 and then 39.1. This is the increasing order of atomic masses. सेम प्रॉपर्टीज़ के मैंने एक एग्जांपल लिया. इस ट्राइड, अब ये जो तीन का एक ग्रुप बन गया, इनको उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से हम लोग लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हम लोग रखें तो द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड will give average of first and third will give us the atomic mass of the second one. तो उनकी जो थियरी थी वो कुछ इस तरह से थी कि अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का अगर एवरेज निकालते हैं, एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालते हैं, तो हमको सेकेंड वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मिलेगा. तो देखते हैं कि एग्जांपल एक ट्राई करके. लिथियम है, लिथियम का कितना है 6.9. सोडियम जिसका हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट मिलना चाहिए 23.0 एंड देन पोटेशियम 39.1. ठीक है. तो क्या कहा था उन्होंने कि फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज निकलेगा वो सेकेंड वाले के इक्वल, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा. तो लेट्स ट्राई. तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है हम लोगों को. 6.9 प्लस 39.1 करेंगे, हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, इट्स 46.0 डिवाइडेड बाय 2. एंड 46 when you divide 46 by 2 our answer will be 23.0. it's nearly, it's almost equal to sodium. तो यहाँ पर जब हम लोग ने देखा कि हम लोग जब लिथियम और पोटेशियम को
उनके जो मासेस एटॉमिक मासेस, जब हम लोग उनको उनका एवरेज निकालते हैं तो हमको सोडियम का एटॉमिक मास मिलता है। तो ये उनकी थ्योरी थी। उनकी थ्योरी कुछ तकरीबन उन्होंने ऐसे तीन तीन के जो ग्रुप्स बनाए थे उनको उसको ट्राइड्स कहते हैं। तो उस वक्त जो ऑलमोस्ट नियरली 30 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए थे उसमें से सिर्फ 3 ट्राइड्स तक उनकी थ्योरी एप्लीकेबल थी। बाकी मतलब 3 ट्राइड्स मतलब एक ट्राइड्स में 3 एलिमेंट है तो 3 का 9 एलिमेंट्स हो गए, बट उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उधर पर उनकी थ्योरी फेल हो जाती है। उसके पीछे हम लोग रीज़न देखेंगे, बट उसके पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखते हैं कि एक और ट्राइड्स का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉन मेटल्स के ग्रुप्स है और इनकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह लेना है कि 35.5 हो गया ब्रोमीन, 80, yes, and iodine 127. So let's calculate 35.5 plus 127. First and third will give us the approximate of second. ठीक है, तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा 0.5261 divided by 2. It will give us 281.5. It is 81.5, which is approximate equals to 80. So the atomic mass of chlorine and average of atomic mass of chlorine and iodine gave us the atomic mass of bromine. ठीक है, अब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि ये जो कंडीशन थी, ये जो ट्राइड्स वाला जो रूल था, ये मुश्किल से 3 ट्राइड्स तक ही सिर्फ एप्लीकेबल था और उनको सेटिस्फाई कर रहा था, बट बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका क्या। तो उनके जो अब इनकी जो थियरी थी ये फेल होती है। ये फेल क्यों हुई, उसके पीछे 2 रीजंस है और भी कुछ हो सकती है, बट जो 2 कंडीशंस है वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है कि पहले तो मैंने आप लोग को बताया कि सिर्फ और जो उस वक्त जो 30 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे 30 में से 3 ट्राइड्स को ये सेटिस्फाई कर रहा था, मींस 9 एलिमेंट्स ओनली, और बाकी जो रिमेनिंग 21 एलिमेंट्स थे ये उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो ये फर्स्ट रीज़न था इसके फेल होने का। एंड द सेकेंड रीज़न ये काफ़ी सिंपल और समझने लायक रीज़न है कि जो इनकी थ्योरी थी, ट्राइड्स का जो रूल था कि फर्स्ट और थर्ड को जब हम लोग एटॉमिक मासेस का हम लोग जब एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को सेकेंड वाले का एटॉमिक मास मिलता है अप्रोक्सीमेट। तो उसी कंडीशन पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं उसी के लिए, और वही ग्रुप जो अभी हम लोग ने किया उसी ग्रुप में से, बट हम लोग ने कुछ एलिमेंट्स चेंज कर दिए, एक पीछे चले गए। जैसे मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया था, अब मैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ले रहा हूँ। तो देखिए अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 90 प्लस 80 आप लोग भी सॉल्व कीजिए अपनी अपनी बुक्स में, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा 99 डिवाइडेड बाय 2। 99 divided by 2 is 2 4s are 8, 4s are 8 and these 2 9s are 18. Yeah, 0.5, 49.5. And what is the actual atomic mass of chlorine? It is 35.5. And there is a lot of difference in between these. तो क्या हुआ कि जो एक्चुअल जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है वो कितना है कि 35.5 है, और जो हम लोग ने ट्राइड्स डॉबरिनियस ट्राइड्स की जो थ्योरी की मदद से हम लोगों ने जो हासिल किया है, जो हम लोग ने फर्स्ट और उनका जो रूल था कि फर्स्ट और थर्ड को एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मासेस का तो आपको सेकेंड का एटॉमिक मास मिलेगा। तो उस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे को कितना मिल रहा है 49.5। तो ये भी एक कंडीशन थी इस थियरी के फेल होने की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा कि डॉबरिनियर ने अपना ट्राई किया, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के एक नई चीज़ उन्होंने शो की, बट कुछ कंडीशंस की वजह से, जो स्टार्टिंग की वजह से, कुछ क्रिटिकल लिमिटेशंस की वजह से क्या हुआ, उनका जो ट्राइड्स का जो सेटअप था, लॉ था, वो फेल हो गया। तो इसी को देखते हुए एक अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन न्यूलैंड, जो ब्रिटिश इंग्लिश साइंटिस्ट है।
उन्होंने 1866 में अपना ये जो सेटअप था, डेमो वगैरह जो भी था, वो वर्ल्ड के सामने पेश किया। तो इनका जो लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव के बेस पे किया था, और ये काफ़ी सिंपल भी था। तो देखते हैं ये लॉ क्या था। एक्चुअली जब इन्होंने ये जो लॉ सेटअप किया, और ये इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया। एटॉमिक मास को इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम है वहाँ से इन्होंने शुरू किया, बढ़ते 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 उस वक्त तक कुल टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे थोरियम तक। वहाँ तक उन्होंने उसको अरेंज किया। बट जब वो उसको अरेंज कर रहे थे तो उस वक्त उनको ये एहसास हुआ, ये उनको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आने लगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज नजर आने लगी आफ्टर द 7th एलिमेंट, दैट इज ऑफ 8th and 1st एलिमेंट्स। जब उन्होंने नोटिस किया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी और 1st एलिमेंट्स की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ सिमिलर है, तो उन्होंने उसको उधर की बजाय नीचे लेकर आ गया। उसी वैसे ही जब वो 9th एलिमेंट की तरफ बढ़े, जैसे सोडियम और लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज उन्हें सेम लगी, फिर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, देन बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसी तरह आगे तक चलते गए। तो एक वक्त तो ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि यार जो सारी प्रॉपर्टी, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो डॉबर्नियर के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी, वो सारी एक तरफ सॉर्ट आउट हो गई थी। बट अगर हम लोग इसको खास तौर से अगर कुछ अहम नज़र से देखें तो ऐसा था नहीं, बल्कि ये कुछ हद तक तो ठीक था, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये जो था ये फेल हो गया। लिमिटेशंस क्या थी? जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि यहाँ पर जो हमने जो ये टेबल बनाया था, इन्होंने जॉन न्यूलैंड ने, उन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट्स को कंसिडर किया था। अगर फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होता तब हम क्या करते? अगर उस एलिमेंट को अगर हम इस टेबल में पुट करना चाहे, इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से उसको इसमें जगह देनी जाए, तो क्या ये पॉसिबल था? अगर हम लोग ऐसा करते तो हीलियम यहाँ पर जब आता तो ये सारी कंडीशन, ये सारी चीजें अनस्टेबल हो जाती। और उसी के साथ साथ एक और चीज ये कि इसमें कई जगह पर ऐसा हुआ कि जो अनसिमिलर प्रॉपर्टीज है, अनसेम प्रॉपर्टीज जो होती है, वहां पर कुछ एलिमेंट्स आ गए, और कुछ एलिमेंट्स उन्होंने ऐसे प्लेस कर दिए थे जिनका एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट है बट वो एक ही कॉलम में। जैसे कि अगर हम इनको देखें, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो है 58.9, और निकल का जो एटॉमिक मास है वो है 58.7। ये दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है बट है दोनों एक सेम कॉलम में। सेकेंड थिंग, इसी को लेते हैं, कोबाल्ट एंड निकल जो है वो बिल्कुल भी कोई प्रॉपर्टी उनकी क्लोरीन और ब्रोमीन से सिमिलर नहीं, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो फेरस से सिमिलर होती है। तो यहाँ पर ये भी एक इनका डीमेरिट और नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे जिसकी वजह से ये टेबल फेल होता है। उसके अलावा अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, यहाँ पे मैंने आपको बताया अनलाइक एलिमेंट्स है अंडर द सेम नोट है, दैट इज सो। और सेकेंड थिंग, जब इन्होंने ये टेबल बनाया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 8 एलिमेंट, तो उस वक्त उन्होंने इसको एक पैटर्न दिया था, जो नाम दिया था, मतलब जैसे उनके माइंड में जो चल रहा था वो ये था कि सारे गामा पधानी, वो इंग्लिश साइंटिस्ट है तो उधर पे होता है डोरे मी फासोलाती, है ना। तो उस हिसाब से कि मतलब सारे गामा पधानी, नी के बाद क्या हो रहा है कि वापस से सा रिपीट होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी उनके जो एलिमेंट्स थे वो जैसे वो बना रहे थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल रहे थे, प्रॉपर्टीज भी जो थी वो सिमिलर मिल रही थी आफ्टर दैट पर्टिकुलर 7th। तो ये कुछ इससे उनको रिलेटेड लगने लगा, तो उन्होंने इसका भी उसके ऊपर एक वो डाला, नजर डाला। तो इसकी वजह, इसका भी इसके अंदर मतलब ऐसा देखा जाए तो ये जो सारे गामा पधानी है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इसकी बेसिस पे उन्होंने उसको वो किया, अरेंज किया। बट जो एक और मतलब जो एक्चुअल जो कंडीशन थी वो प्रॉपर्टीज थी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम मिलने की वजह से उन्होंने उसको एक के नीचे पुट किया था। अब फिर जो नेगेटिव पॉइंट थे उसकी वजह से तो ये इनका टेबल भी फेल हो गया। बट अगर ये दोनों के जो वर्क्स देखेंगे, हम लोग एफर्ट्स देखेंगे, ये कुछ कम नहीं थे। अगर हम लोग डॉबर्नियर ट्रायल्स के बारे में बात करें तो डॉबर्नियर ट्रायल्स ने जो उनके वक्त में उनके जो लिमिटेशंस आए थे, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुई थी, जिसकी वजह से उनका जो वर्क था वो फेल हुआ था। तो न्यूलैंड ने जो था वो उन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश की, ओवरकम किया, वो वापस से प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। पर यहाँ पे इनके टेबल में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स
आ गई है। तो हो सकता है शायद फ्यूचर में कोई इनके बाद जो साइंटिस्ट आए वो इसको हल कर दे। तो इनके बाद आने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डिमिट्री मेंडेलीव। डिमिट्री मेंडेलीव ने एक नया अपना वर्क शो किया। उनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था, तो हम लोग उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सो क्लास, आफ्टर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडेलीव, डिमिट्री मेंडेलीव ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इनको डिमिट्री मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। डिमिट्री मेंडेलीव जो थे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए एज कम्पेयर टू डॉबेरियर ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बट न्यूलैंड्स और डॉबेरियर ने जो स्टार्टिंग किया था उनसे इनको बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद जब मेंडेलीव ने जो स्टार्ट किया वर्क करना पीरियोडिक टेबल के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो तकरीबन 1869 टू 1872 का दौर था। 1869 और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जब डिस्कवर्ड हुआ था वो था 1866, मतलब उसके कुछ चंद साल के बाद ही 1869 के बीच में 1872 के बीच में मेंडेलीव का जो था वो पीरियोडिक टेबल पर काम चालू था। पीरियोडिक टेबल जब इन्होंने जो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो किन बेसिस पे बना, और जो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल बना वो उस वक्त तकरीबन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। 1869 टू 1870 के बीच में जब ये अपना काम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के ऊपर एलिमेंट्स को लेकर, तो उस वक्त तकरीबन 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। 63 एलिमेंट्स। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज करना शुरू किया एटॉमिक मास से। एटॉमिक मासेस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया, तब इन्हें पता चला। और उसके साथ साथ इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्टिविटी कैसी है, हर एक मटेरियल की रिएक्टिविटी, हर एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी होती है। तो उन्होंने जो रिएक्टिविटी चेक की वो दो एलिमेंट के साथ की, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने एक टेबल फॉर्म किया तो उस टेबल के अंदर कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी अप्रिशिएबल थी और कुछ चीज़ें जो थी वो डिफेक्ट के तौर पर थी। बट अगर हम लोग देखा जाए तो उनका जो वर्क था वो उस वक्त के लिए काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल था और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट कुछ होता है कि अक्सर कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही जाती है, तो वैसे ही कुछ मेंडेलीव के टेबल में भी हुआ था। बट जब मेंडेलीव का जो टेबल था उसके अंदर उन्होंने जो न्यूलैंड्स के टेबल के अंदर जो फॉल्ट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको उन्होंने ओवरकम किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डॉबेनियर के जो फॉल्ट्स थी वो न्यूलैंड्स ने ओवरकम कर लिया, पर उसमें कुछ न्यू फॉल्ट्स मिल गए। तो ऐसा होता रहता है एक्चुअल में। तो अब देखते हैं कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था कैसा। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, मैंने बताया एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। तो उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स थे एंड 7 पीरियड्स थे, जिसको ठीक है 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। फिर उसके बाद ये ग्रुप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है जो सबसे लेस एटॉमिक मास है। उसके बाद जैसे जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने उसको अरेंज किया, जहाँ पे लिथियम जो है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से सिमिलर थी, तो उसको उसके नीचे रखा। बट जब वो इस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर उन्होंने ये सारा टेबल जब अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो उन्होंने देखा कि ये वाकई में पूरा जो टेबल था वो एक सेटअप फॉर्म में था, एक बैलेंस्ड फॉर्म में था, वेल बैलेंस्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और वो काफ़ी सेटिस्फाइड फॉर्म में था ये। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन थी। जब वो एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके बाद सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, तो ऐसी जगह पर क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा गैप मिलने लगा एटॉमिक मासेस के बीच में। तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उस जगह छोड़ दी। अब जगह छोड़ने के पीछे उनका कहने का मकसद ये था कि हो सकता है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई आगे फ्यूचर में जो है न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, वो यहाँ पर रहेंगे, और उसको उन्होंने अपने हिसाब से कुछ नेमिंग भी की थी, वो भी हम देखेंगे। और उतनी जगह छोड़कर वो आगे बढ़ गए। ऐसे कुछ 4-5 जगह पर पीरियोडिक टेबल के अंदर
मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस खाली है। और जब ये टेबल पूरा कंप्लीट हुआ और इस टेबल का उन्होंने एक लॉ बताया था जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? chemical and physical properties are similar. This according to as we are moving towards increasing order to the atomic masses. ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ जाएंगे तो कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की सिमिलर मिलेगी, उसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये उनका जो था एक स्ट्रक्चर और एक चार्ट जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये इस तरह से कुछ था। अब बात आती है कि ये एक्सेप्ट हुआ कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, तो वो क्यों हुआ? जब ये एक्सेप्ट हुआ तो उसमें कुछ रीजन से कुछ वजह थी। सबसे पहली जो वजह थी वो स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर स्लाइटली लेस एटॉमिक मास। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें 8 कॉलम है 8, तो यहाँ पर कोबाल्ट है फिर निकल है, तो कोबाल्ट का कितना एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो है 58.9 है और निकल का जो है वो 58.7 है। तो होना तो ये चाहिए कि जो 0.7 है वो पहले आना चाहिए क्योंकि वो छोटा है एज कम्पेयर टू द 0.9 के। ठीक है, बट जब मेंडलीफ से पूछा गया कि ये ऐसा क्यों है, तो मेंडलीफ ने इसका रीजन ये बताया कि जो कोबाल्ट है वो उसके नीचे जो है RH एंड RH वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो है उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। दैट्स व्हाई ही प्लेस्ड कोबाल्ट बिफोर निकल। एंड निकल का जो था, निकल के अंदर कैडमियम वगैरह के जो थे वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। इसी वजह से डेमेट्री ने मेंडलीफ ने क्या किया कि निकल को वहां रखा और कोबाल्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर सेकेंड मेरिट पॉइंट क्या था? ही लेफ्ट सम गैप्स एंड प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने क्या किया कि कुछ जगह पर जहां पर ज्यादा डिफरेंस हो रहा था एटॉमिक मासेस के बीच में, उन्होंने वहां पे गैप छोड़ दिया और ये कहा कि इधर पर फ्यूचर में कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, वो आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वहां पर अपने एक नाम भी दे दिया उसको, टेम्पररी नाम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम के पहले था तो उसको ही नेम देम प्रेफरिंग न्यूमेरल, जैसे कुछ अभी जैसे अगला वाला अगर एल्यूमिनियम है तो उसका नाम उन्होंने इका एल्यूमिनियम दे दिया। जो बाद में जाके जब डिस्कवर्ड हुआ तो वो हुआ गैलियम। ठीक है, ऐसे इका बोरॉन था जिसका नाम बाद में इका स्कैंडियम पड़ा है, फिर इका सिलिकॉन था जिसका नाम बाद में जर्मेनियम पड़ा है। तो ये 3 जो गैप थे इनके बाद में डिस्कवर्ड भी हुए। तो ये थे उनकी कुछ मेरिट्स, 3-4 तरह के मेरिट्स, जिसकी वजह से वो काफी हद तक एक्सेप्टेबल था और लोगों ने उसको फॉलो भी किया। बट और एक बात यहाँ पर यह भी थी कि कुछ चीजें यहाँ पर जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया था तो हमारे पास इक्विपमेंट भी बढ़ते गए थे। तो इन लोगों ने इक्विपमेंट के जरिए जो भी उसमें फॉल्ट आते थे, जैसे न्यूलैंड्स ने जो प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें जो भी फॉल्ट्स आए थे वो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए थे। जैसे बेरिलियम का अगर हम लोग देखें तो न्यूलैंड्स के टेबल में एटॉमिक मास जो था वो 14 अप्रॉक्स था, बट मेंडलीफ के टेबल में उसका एटॉमिक मास 9 है और वो बिफोर बोरॉन प्लेस किया गया। ऐसे ही कुछ। तो ये जो है ये जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते जाते वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज होगी टेक्नोलॉजी तो सारी चीज़ें के अंदर कुछ ना कहीं जो फॉल्ट होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जब जो भी सुधार आता है वो चीज़ों के अंदर ही आता है कि जो उसमें फॉल्ट है उसको ओवरकम करके नई चीज़ बनाई जाती है। तो वैसे ही क्या हुआ कि कुछ सालों तक ये चला, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी कुछ डिमेरिट्स मिले, कुछ लिमिटेशंस थी, इसकी भी स्टेबल की भी कुछ हदें थी, कुछ फॉल्ट्स थे। वो फॉल्ट्स भी ज़्यादा वो मुश्किल नहीं थे बल्कि काफ़ी एकदम रिलेटेड थे कि ये आसानी से ओवरकम कर सकते थे, आसानी से इसको रिमूव कर सकते थे। तो सबसे पहला जो था वो नो फिक्स पोजीशन गिवन टू हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन था उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। अब वो हो सकता था कि वो फर्स्ट कॉलम में हो या फिर वो 8 कॉलम में हो, या तो वो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ भी हो सकता था 7th कॉलम के अंदर। तो हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट था, सबसे बड़ा फॉल्ट था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर सेकंड जो था वो आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज द चैलेंज टू द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स जो होते हैं वो हर एक एलिमेंट के कोई ना कोई आइसोटोप्स होते हैं। वैसे ही जब आइसोटोप्स की बात करें तो जब मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल बना था उस वक्त काफी मुश्किल से कोई शायद आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हुआ होगा।
बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद काफी सारे आइसोटोप डिस्कवर हुए थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आइसोटोप जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। और सेकेंड थिंग कि आइसोटोप जब डिस्कवर्ड हुए तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज माइट भी चेंज है, एटॉमिक मासेस वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें थी आइसोटोप्स ने एक बहुत बड़ा मेंडलीव के लिए सर का दर्द था। तो इसको भी ये भी एक काफ़ी मतलब ये बाद में डिस्कवर्ड हुई, पहले तो ये चल गया था लेकिन जब डिस्कवर्ड भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, डिस्कवर्ड भी तो प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। तो इसके बाद masses do not increase in a regular manner, not possible to predict how many elements could be discovered, especially when we consider a heavier elements। अब हुआ ये कि हम लोगों ने जैसे मेंडलीव ने बताया कि कोबाल्ट और निकल की एक रीजन दिया उसने कि हाँ यहाँ पर ये वजह की वजह से आगे पीछे हुआ है, बट अगर हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 7 9 पहले नहीं आ सकते ना 7 से, तो ये एक तरह का फॉल्ट था। बट इससे बड़ा फॉल्ट ये भी था इसमें कि जहाँ पर ज़्यादा गैप छूट रहा था, जैसे उसने उस गैप के बारे में नाम तो दिया था बट उससे पहले मतलब जब तक तो वो डिस्कवर्ड नहीं था तो वो सारी जो चीज़ें थी जैसे ये स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, जो पहले इका बोरॉन, एल्यूमिनियम या इका सिलिकॉन थे, वो पहले डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो उस वक्त के लिमिट्स ये थे कि अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा एटॉमिक मासेस का गैप है, बड़ा गैप है, तो इसमें कितने होंगे? आपने तो एक बता दिए, बात सही है, बट हो सकता है यहाँ पे 2 हो 3 हो, कितने होंगे ये बता नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक इसमें बड़ा फॉल्ट था कि कोई बता नहीं सकता था, बट जब बाद में डिस्कवर्ड हुआ तो ये फॉल्ट तो इसका माइनस हो गया। बट इसके अलावा हाइड्रोजन की प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद कोबाल्ट निकल की प्रॉब्लम थी, ऐसे बहुत सारी इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को बाद में सुधारा गया, बाद में सही किया गया, बट उसके पहले तक ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर इनके बाद जो आए थे हेनरी मॉसल जो थे, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और वही पीरियोडिक टेबल आज हम यूज़ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी कि डिमिट्री मेंडलीव के अंदर कुछ लिमिटेशंस, कुछ मेरिट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी, कि डिमेरिट्स भी थे कुछ यही। और पीरियोडिक लॉ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसके अलावा और काफ़ी इजी था ये। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बिला झिझक पूछिए, घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हमें भी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बिल्कुल पूछिए जो क्वेश्चन है आपके। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि डिमिट्री मेंडलीव ने जो था इसके अंदर एक नया या वो जो किया था अरेंज करते वक्त, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए किया था। जैसे कि उसने यहाँ पे रीजन भी दिया था कोबाल्ट और निकल में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में पता, जिन्होंने अपना काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। जो सबसे पहले जो थे 1817 में आई थिंक डॉबेनियर ट्रायड्स, जिन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाकर हम लोगों को ये बताया कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का जो है, अगर हम लोग एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो डेट इज सिमिलर टू द सेकेंड वन। बट उस वक्त 30 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, 30 में से उन्होंने जो ट्रायड्स बनाए थे उस वक्त सिर्फ 3 ट्रायड्स में उनकी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हुई, बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो फेल हो गए। तो इनकी थियरी भी काफ़ी नहीं चल पाई, फेल हो गई। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स ने अपना लॉ बताया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर उन्होंने एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया। उसके बाद उसी के साथ साथ उन्होंने म्यूजिकल नोट्स का उसमें जिक्र किया है, सारे ग म प ध नी, बताया कि 7 तक बराबर जाता है। फिर 8 वाला जो है उसकी और फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी सेम होती है, फिर 9th वाले की और सेकंड वाले की प्रॉपर्टी सेम होती है। तब उन्होंने उसको वहाँ से उठा के उसके नीचे पुट किया। सेकंड थिंग कि ये भी जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये भी 56 एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर्ड हुए थे, हाइड्रोजन टू थोरियम तक। बट हुआ ये कि कैल्शियम तक ये लॉ चल पाया। क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम के बाद जो था वो कुछ प्रॉपर्टीज आपस में ऊपर और नीचे वालों की सेम नहीं थी, इसी वजह से लॉ फेल हुआ। उसके बाद एक और कंडीशन ये थी, एक और
इसकी लिमिटेशन ये थी कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सेम नहीं मिली थी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल था, वहाँ पर एटॉमिक मास का भी मसला था, और साथ ही साथ कोबाल्ट एंड निकल जो था वो फेरस के साथ होना चाहिए था, ना कि फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। तो ये भी एक उसका माइनस नेगेटिव पॉइंट था। फिर उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डिमिट्री मेंडेलीव ने एक ट्राई किया 1869 टू 1872 में। उनके वक्त और इनके वक्त में 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। जो न्यूलैंड के जो 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उन्होंने सिर्फ वो 56 एलिमेंट्स को ही उसमें टेबल में रखा था। उन्होंने फ्यूचर के बारे में मतलब ये नहीं सोचा था कि आगे कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अगर कुछ एलिमेंट उसमें नया पुट करते तो क्या होता है कि पूरा जो टेबल उन्होंने डिज़ाइन किया था वो डिस्टर्ब हो जाता। तो वो ये सारी उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स है। बट फिर मेंडेलीव के टेबल्स के अंदर अभी हम लोगों ने देखा कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Stay home, stay safe, and stay studying for your bright future.